हॉस्टल में हर तरह के लड़के थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। एक लड़के ने मुझे कोई एक घटना बताई, तो मुझे लगा कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण, रोचक है, बड़ी है कि मैं दूसरों को बताऊं उसको ज़रूर। फिर ये सोचा कि कब तक मैं बताता रहूँगा, कितने को बताऊँगा, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ। तो मैंने उस घटना को वैसे का वैसे ही लिख दिया। और हॉस्टल से एक लड़का निकालता था एक मैगज़ीन जिसका नाम था शहर तमन्ना, शहर तमन्ना उर्दू में। तो उसके बाद मैं गया, मैंने कहा ये मैंने लिखा है तो इसे देखो ज़रा क्या है। तो उसने कहा अरे तुमने तो कहानी लिखी, इसको मैं छाप देता हूँ शहर तमन्ना में, उर्दू में। उसने शहर तमन्ना में छाप दी। अब जो लोग मुझे मिलते थे हॉस्टल में सब कहें अरे भाई तुम्हारी मैंने अफसाना पढ़ा, तुम्हारी कहानी पढ़ी। तो मैंने कहा अरे ये अच्छी बात है भाई, लोग सभी पसंद करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ की जाए। तो साहब वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन एक बहुत मज़ेदार बात ये थी कि वो अफसाना लिखने के बाद मुझे ये लगता था कि अब अगर दूसरा मैं लिखूं तो उसमें पहला लफ्ज़ क्या होना चाहिए। और बड़ा परेशान रहता था कि पहला लफ्ज़ क्या होना चाहिए पहला। सोचते 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 इस नतीजे पहुँचे कि भाई कोई भी लफ्ज़ पहला हो सकता है, इसलिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और फिर धीरे धीरे जो कुछ देखा सुना, ऐसे वाक़यात थे जो कि कहानी बन सकते थे, उनके ऊपर कहानी, और हिंदी में भी छपना शुरू हुए। अलीगढ़ में एक हिंदी डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर उस ज़माने में हुआ करते थे, के.पी. सिंह, जो बाद में प्रोफेसर भी हुए, हेड हुए। तो वो लड़कों की बड़ी मदद करते थे, तो वो मेरी कहानियाँ छपने के लिए भेज देते थे। उनके कॉन्टैक्ट थे पत्रिकाओं में, तो वो छाप देते थे वो, तो उससे और इनकरेजमेंट होता था। तो इस तरह से वहाँ बीएससी के दौरान भी लिखने का काम शुरू हो गया। तो उस दौरान सर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी थीं जो लिटरेचर में काम कर रहे थे काफ़ी अच्छा। इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है डॉक्टर राही मासूम रज़ा। तो क्या वो उस वक्त तक थे यूनिवर्सिटी में जब? हाँ, मैं जब पहुंचा, मैं एमए कर रहा था, या बीएससी के दौरान भी राही साहब थे, और राही साहब उर्दू में पीएचडी करने आए थे। राही साहब का कैरियर दरअसल डिस्टर्ब हो गया था कि उनको लड़कपन में टीबी हो गई थी। तो जब टीबी हो गई थी सैनिटोरियम में दाखिल हो गए थे, कई साल इनका इलाज हुआ था वहाँ। उस ज़माने में बड़ा सीरियस बीमारी मानी जाती थी। तो इन्होंने प्राइवेट इम्तिहान दे के एमए किया था उर्दू में। और वो भी प्राइवेट इस तरह से कि जो अदीब होता है ना, अदीब कामिल, अदीब माहिर, फिर एमए, है ना। तो एमए करने के बाद ये पीएचडी करने के लिए अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था इन्होंने। उस ज़माने में भी ये जाने पहचाने शायर थे, क्योंकि अच्छी खासी उम्र थी, मेरे ख्याल से कम से कम 35 साल के रहे होंगे ज़रूर, 30-35 के। तो वो थे वहाँ। उसके अलावा पूरी गैलेक्सी थी वहाँ, राइटर्स की, शायरों की, क्रिटिक्स की। मजनू गोरखपुरी थे हमारे ज़माने में वहाँ। बहुत उर्दू के बहुत बड़े नक़ाद। आले अहमद सुरूर थे, और उसके बाद जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी थे, मुनीबुर रहमान थे, जज़्बी साहब थे मजाज के साथियों में। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े राइटर्स की और पोइट्स की वहाँ पूरी गैलेक्सी थी अलीगढ़ में। तो उनके जलसे भी होते थे, तो उसका भी असर पड़ता था। तो राही साहब वहाँ थे उस ज़माने में। तो इन सारे लोगों की सोहबत मिली आपको? हाँ, ये सारे लोग जो हैं शाम को कैंटीन में बैठते थे और वहाँ बातचीत होती थी, शायरी पर, अदब पर, सिनेमा पर, तो सारी जो थिएटर के ऊपर, तो म्यूज़िक के ऊपर, तो जितनी भी ये ललित कलाएं हैं इन सब का वहाँ जोर था।
एक साहब वहाँ गाते थे, सिंगर भी थे, वो उनका नाम था बलदेव मिर्ज़ा। बलदेव मिर्ज़ा। हाँ, तो उन्होंने एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए अपना नाम जो है रखा था बलदेव मिर्ज़ा। अच्छा। तो वो गाते थे बहुत अच्छा गाना, हारमोनियम बजाते थे। अरे वाह। तो इस तरह से उस ग्रुप में कई कई तरह के लोग थे, तो वो बहुत एक्टिव ग्रुप था। तो सर आपने कहानियाँ लिखने का सिलसिला जो है वो शायर तमन्ना से जो आपका शुरू हुआ, जो उसमें छपा था उस रिसाले में, आपने जो पहला नाटक जो लिखा था फिरंगी लौट आए, वो किस दरमियान लिखा था और उसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको कि अब कहानी के अलावा एक नई विधा नाटक की तरफ आपने रुख किया? देखिए, ऐसा है कि नाटक की तरफ रुख करने की जो वजह थी वो ये रही कि बचपन में एक तरह से रामलीला या नौटंकी ये देखने का मुझे बड़ा शौक़ था, और नाटकीयता मुझे पसंद थी। मेरी कहानियों में भी एक तरह की नाटकीयता देखने को आपको मिलेगी। तो इसके तहत जो है वो मैंने सबसे पहले एक एकांकी लिखा था जो कल्पना में छपा था, उसकी कॉपी भी नहीं है मेरे पास। उसके तो इस तरह से जो द्वंद्व होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है नाटक में, तो वो एक बड़ा अपीलिंग चीज़ थी होती है कि आप उससे दर्शक को भी बांधते हैं, पढ़ने वाला भी उसको पसंद करता है। तो अब ये फिरंगी लौट आए का सब्जेक्ट जो है वो ऐसा है कि 1857 में फतेहपुर में सिविल रिबेलियन हुआ था। अच्छा। यानी यहाँ कोई अंग्रेज़ों की छावनी नहीं थी, लोगों ने रिवोल्ट किया था और 30 दिन तक लोगों ने यहाँ हुकूमत की थी। अरे। तो उसमें गांव के आदमी को, किसी बूढ़े को जज बना दिया गया। उसने जो फैसले किए बहुत सही फैसले थे। अंग्रेज़ जज वैसे फैसले नहीं कर पाते थे जैसे उसने किए, क्योंकि वो लोगों को जानता था, कम्युनिटी को जानता था, है ना। उसके बाद फिर अंग्रेज़ फौज लौट के आती है और फतेहपुर के ऊपर फिर से अंग्रेज़ों की हुकूमत हो जाती है। तो ये नाटक जो 30 दिन के दौरान क्या हुआ, इसका नाटक। उस 30 दिन, एक महीने में फतेहपुर के अंदर कौन से सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आए, किस आदमी ने क्या किया, कि उन्होंने कैसा रोल रहा, है ना, ये सब बातें उस नाटक में हैं। ये और मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत से लोगों को अभी जानकारी नहीं होगी कि ऐसा भी कुछ उस दरमियान, उस दौर में हुआ होगा फतेहपुर में। देखिए, फतेहपुर में लोगों के अंदर जो है वो बड़ा उत्साह था 1857 में। खागा के पास एक गांव में एक मीनार बनाई गई थी, मिट्टी की मीनार थी वो, अभी भी वो है। उसको कहते हैं दूरबीन। अच्छा। तो उस पर चढ़ करके लोग देखा करते थे कि अंग्रेज़ फौज तो नहीं आ रही, दूरबीन से। हाँ, तो वो दूरबीन नाम रखा था कि दूर की चीज़ दिखाई देगी तो ऊपर चढ़ जाओ। तो वो मिट्टी की बनाई थी। अच्छा। तो वो बनाने वाले सब गांव के लोग थे, और जाहिर है कि किसी ने मजदूरी तो ली नहीं हुई, वो अपना शौक़ था उनका, अपना उनका डिज़ायर थी कि भाई आज़ादी हमारी कायम रहे। तो इस वजह से उन लोगों ने वो बनाई थी। और उसके बाद जो है वो फतेहपुर में जो अंग्रेज़ फ़ौज का आना है, अंग्रेज़ फ़ौज ने ये ऑर्डर था उनको कि चूँकि सिविल रिबेलियन है तो सज़ा जो है जनता को दी जाएगी, है ना। अच्छा। तो पूरे शहर को घेर करके चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने आग लगा दी थी, और जितने शहर से निकलने के रास्ते थे सब बंद कर दिए थे, सब बंद कर दिए। तो पूरे शहर को तकरीबन जला के मार डाला था 1857 की। 1857। और चूँकि लीडर वहाँ के जो थे वो एक पठान थे, तो हैवलॉक को ये ऑर्डर था कि शहर के अंदर किसी पठान को ज़िंदा न छोड़ो। तो उसने जो है वो मतलब 10-10, 12-12 साल के लड़कों तक को फांसी पे लटका दिया था, है ना। तो जो रिप्रेशन था
वो रिप्रेशन जो है वो पहली बार लोगों ने देखा था। देखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि हिंदुस्तान में फ़ौजें लड़ती थी और लोगों को नुकसान कोई नहीं पहुंचाती थी और लोग अपना काम करते रहते थे। लोगों को ये लगता था कि ठीक है, आपको हम टैक्स नहीं देंगे, उसको दे देंगे जो जीत जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं लगा। और फौजी ये मानते थे कि ये इनका कोई रोल नहीं है। 1857 में पहली बार सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था फतेहपुर में। हाँ, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, क्योंकि रिबेलियन था ना, लोगों ने विद्रोह किया, है ना, ख़ास तौर से फतेहपुर में। तो ये एक बड़ी यूनिक फिनोमेना था कि उन लोगों को ही नहीं जिन्होंने विद्रोह किया या जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, बल्कि उनको भी जो सिविलियन थे बहुत सज़ा दी गई। ये था। तो वो नाटक जो है इस बैकग्राउंड में लिखा गया। तो उस नाटक का मंचन भी हुआ? हाँ, कविता नागपाल थी दिल्ली में जिन्होंने जन नाटमंच बनाया था, तो उन्होंने इसका मंचन वहाँ दिल्ली में किया था। लेकिन प्रोडक्शन चूँकि अच्छा, फिर इसका एक प्रोडक्शन किया था विजय सोनी ने लखनऊ में, उन्होंने भी किया। तो इसके कुछ शोज़ हुए थे, लेकिन जो पीरियड प्ले है तो पीरियड प्ले करने में अगर वो डीडी के ऊपर दूरदर्शन पर भी ये हुआ है और उसको चमन बग्गा ने डायरेक्ट किया था। चमन बग्गा वहाँ के प्रोड्यूसर थे। तो ये रहा। तो सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के बाद जो पीएचडी का आपका सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें तब तक आपकी कितनी कहानियाँ और कितनी रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी थी या हो रही थी? देखिए, ज़्यादा नहीं, मुझे एमए करते करते मेरे ख्याल से 7-8 कहानियाँ छपी होंगी, एक नाटक छपा था। इसके अलावा तो और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था काम। उसके बाद फिर एमए कर लिया 68 में, तो मैं चला आया फिर दिल्ली। तो बहुत ज़्यादा नहीं था इतना। तो आपका सर जो नॉवेल है कैसी आगी लगाई, उसमें वो पूरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो दौर और वो सारे जो किरदार हैं, वो सब आपके इर्द गिर्द के ही किरदार थे जो हैं? हाँ, देखिए, ऐसा होता है कि उनमें से कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं, कुछ चीज़ों को घटाया जाता है, कुछ बढ़ाया जाता है। तो किरदार तो लेते हैं हम लाइफ से, लेकिन फिर हम किरदारों को अपने तौर के ऊपर डेवलप करते हैं, अपने तौर के ऊपर उनको बनाते हैं। ये होता है। क्योंकि वो उपन्यास पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो वो दौर रहा होगा वो ज़्यादा रोमांचक दौर था। हाँ, अगर हम अपने दौर से कंपेयर करें। देखिए, अलीगढ़ की सोसाइटी, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत लिबरल थी, बहुत ओपन थी। बहुत ज़्यादा कोई रिलीजन का या किसी सेक्ट का कोई दबाव नहीं था। कोई लोग थे सब अपने अपने मानने वाले, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव डाले कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं था। और टीचर कम्युनिटी में भी उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े टीचर थे। डीडी गोस्वामी थे, अलीगढ़ में पढ़ाते थे। अच्छा। डीडी गोस्वामी ने वहाँ पढ़ाया। इसके बाद प्रोफेसर हबीब, जिनको कि शायद 1967 वगैरह में यूनाइटेड अपोजिशन ने वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया था। अच्छा। हाँ, वो इतने बड़े हिस्टोरियन थे, इरफान साहब के वालिद। अच्छा, इरफान हबीब साहब। हाँ जी। प्रोफेसर हबीब वो सल्तनत पीरियड के ऊपर एक्सपर्ट थे। अच्छा। उनका काम था बहुत। तो इस तरह के लोग थे जो लिटरेचर में थे, वो तो थे ही थे। मुनीस रज़ा साहब थे। मुनीस रज़ा जो बाद में जेएनयू के वाइस चांसलर बने, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। और नूरुल हसन साहब थे, इरफान साहब तो थे ही। तो हर डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ऐसे लोग थे कि जो बड़े नेशनल स्टेचर के लोग थे, जिनका बड़ा काम था, बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस ज़माने में।